Hello and welcome to DM But Grip Tuition, a place for all the rankers. In our last video, we have gone through chapter number 10, that is organs of government. उसमें कहाँ तक हमने लिया था? तो हमने लिया था एलिजिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड इवन ऑफ द राज्यसभा. अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं कि वाई राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. ओके, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि वाई राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व. क्यों राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, या राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, ऐसा क्यों बोला जाता है, राइट? तो एक चीज तो अपने को मालूम ही है कि लोकसभा का टेन्योर वैसे 5 सालों तक ही रहता है, और अगर अपने प्रेसिडेंट चाहे तो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं. प्रेसिडेंट लोकसभा को जरूर से डिसॉल्व कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं उसको वो डिसॉल्व नहीं कर सकते. वही चीज थोड़े अच्छे मैनर में, यानी सिविक्स वाली जो अपनी जो कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज आती है ना, उसमें ये सारी चीज हमको दिखानी है. तो चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन पे कि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस और वी कैन से राज्यसभा इज नेवर डिसॉल्व. ओके, आंसर देखिए. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years. वो वैसे तो 6 years की टर्म के साथ ही उनको सिलेक्ट किया जाता है या इलेक्ट किया जाता है. However, 1/3 of its member retire after every 2 years. लेकिन उनके जो 1/3 मेंबर होते हैं वो हर 2 साल में बदल जाते हैं. As many new members are elected, और उनकी जगह पे नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है. The president cannot dissolve the राज्यसभा. Okay, राज्यसभा is an ongoing process. कभी भी उसको रुकाया या स्टॉप नहीं किया जा सकता, यानी प्रेसिडेंट राज्यसभा को कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते. इन दिस वे द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. अगर इस तरह से देखा जाए तो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसमें कोई दो राय नहीं है. बढ़िया वाला क्वेश्चन था. और आज के वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन आंसर्स पर ही फोकस करेंगे. ऐसा मत समझिएगा कि मैंने टेक्स्ट बुक को इग्नोर किया है. नहीं, बिल्कुल इग्नोर नहीं किया है. टेक्स्ट बुक्स में से ही सारे क्वेश्चन आंसर्स मैंने बनाए हुए हैं. तो आप अगर टेक्स्ट बुक भी साथ में लेके बैठे होंगे तो मालूम पड़ ही जाएगा कि या इसमें इस पोर्शन में सर ने ये क्वेश्चन आंसर बनाए हैं, इस पोर्शन में सर ने ये क्वेश्चन और आंसर्स बनाए हैं, राइट? चलिए आगे चलते हैं. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ राज्यसभा. अब राज्यसभा की एक लिमिटेशंस है, कुछ यूजफुलनेस है, तो वो सारी चीजें हमें डिस्कस यहां पे करनी चाहिए. ओके, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपको आ सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले यूजफुलनेस ऑफ राज्यसभा. ये राज्यसभा की यूजफुलनेस कौन कौन सी है. इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व. ये एक परमानेंट हाउस और इसे कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते. एज कंपेयर टू द लोकसभा, एज कंपेयर टू द लोकसभा, या द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर जनरली ओल्डर, मोर एक्सपीरियंस एंड मैच्योर. ओके, यहां पे क्या होता है, तो यहां पे राज्यसभा में ज्यादातर जो भी मेंबर्स है, यानी कि 250 में से जो 238 मेंबर्स रहते हैं वो भेजे किसने होते हैं, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, यानी कि जो अपनी विधान सभा है जो हर स्टेट में होती है, उनके जो सबसे काबिल, सबसे जो उन्हार, सबसे जो मोस्ट एक्सपीरियंस लोग हैं, वही लोग राज्यसभा में जाते हैं. और 12 जो मेंबर्स रहते हैं उनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट खुद करते हैं. और वो 12 लोग कौन से हैं, तो समाज के जो गुणी लोग हैं उनको ही वो लोग वहां पे अपॉइंट करते हैं. तो राज्यसभा में अगर टैलेंट की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो टैलेंटेड और एक्सपीरियंस लोग लोकसभा से ज्यादा राज्यसभा में मिल जाते हैं. तो ये सबसे बढ़िया वाली चीज है राज्यसभा की. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन बी appointed in the cabinet ministry. Okay, the members of Rajya Sabha can be appointed. Members of Rajya Sabha वो appoint कौन करता है, cabinet ministry उसे appoint करती है, right? In the absence of the Rajya Sabha, the Lok Sabha may become authoritative and monopolistic. Okay, monopolistic यानी कि अपनी मन मर्जी से वो behave कर पाएगी. लोकसभा अगर राज्यसभा न हो तो कई बार अगर आप इतिहास उठा के देख लेंगे तो ज्यादातर किस्सों में ऐसा हुआ है कि जो बिल्स लोकसभा में पास हो गए वो राज्यसभा में पास नहीं हुए.
क्योंकि ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, ज़्यादा टैलेंटेड, मोर एक्सपीरियंस लोग राज्यसभा में हैं। और वो बिल पास न होने की वजह से राज्यसभा ने उन बिल को बैन कर दिया, स्टॉप कर दिया, पास होने से रोक दिया। उन्हीं वजह से बहुत सारे गलत स्टेप्स जो इतिहास में लिए जा चुके थे उनको अटकाया गया था, उनको स्टॉप किया गया था। तो भाई ऐसा जरूर से बोल सकते कि लोकसभा में तो कोई भी बिल आसानी से पास हो जाता है, लेकिन राज्यसभा में वो बिल को पास करने के लिए काफी जहमत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां बहुत सारे टैलेंटेड लोग, एक्सपीरियंस लोग, समझाना पड़ता है। वो मानेंगे तो ही वो बिल पास होगा, वरना नहीं होगा। तो ये सारी चीजें उसकी यूजफुलनेस दिखाती है। ओके, अब लिमिटेशंस भी, अगर यूजफुलनेस है तो लिमिटेशंस भी है, तो देख लेते हैं लिमिटेशंस कौन कौन सी है। मैनी थिंग्स डन बाय लोकसभा आर रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा. There is unnecessary duplication of work and the process is expensive as well as time consuming. ये भी एकदम सही बात है कि जितनी भी प्रोसेस हमने लोकसभा में की है वो सारी की सारी प्रोसेस राज्यसभा में करनी पड़ती है। ओके, तो यहाँ तो काम का सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेशन ही हुआ ना, तो ये टाइम भी बिगड़ता है और वो ये एक्सपेंसिव भी, वो प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है। ओके, अगर आज के वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। लास्ट में मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, हाउ अ बिल इज पास्ड। ओके, बिल किस तरह से लॉ में तब्दील होता है वो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब वहाँ पे देखिएगा कि जो भी प्रोसीजर लोकसभा की होगी वही प्रोसीजर राज्यसभा की भी होगी। तो अगर वो सेम प्रोसीजर करनी ही है तो काम का डुप्लीकेशन क्यों कर रहे हो, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो ऐसा कई बार हो जाता है। ओके, सिंस द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, इट शैडोज दोज मेंबर्स विच डू नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, अब उसे डिसॉल्व तो नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से होता क्या है? ओके, तो जो मेंबर्स अच्छी तरह से काम नहीं करते उन लोगों का कुछ बिगड़ता नहीं है। ओके, जैसे हमने आपको आगे वाले लेक्चर में बताया था कि सचिन तेंदुलकर इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो उन्होंने राज्यसभा का एक भी सेशन कभी भी अटेंड नहीं किया। ऐसा सचिन साहब ने ऐसा किया ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो 12 हस्तियां जिनको प्रेसिडेंट लाके बिठा देते हैं राज्यसभा में, वो तकरीबन उनमें से ज्यादातर लोग राज्यसभा को अटेंड ही नहीं करते, लेकिन फिर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब तक उनका टेन्योर है तब तक तो वो वहां पे रहेंगे ही रहेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें क्या है, तो देश पे ये सारी की सारी चीजों का बोझा रहता है, राइट। उनको सैलरी, उनको जितनी भी फैसिलिटी, वो सारी चीजें मिलती है, लेकिन वो देश हित में कोई काम नहीं करते। ये दिक्कत वाली बात है। तो ये लिमिटेशंस राज्यसभा की है। तो यस, वी हैव गॉन थ्रू द यूजफुलनेस एंड द लिमिटेशंस ऑफ राज्यसभा। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ग्रीन फॉन्ट में लिखा है, तो इतना समझ लीजिए कि एमसीक्यू के लिए बढ़िया वाली मैटर है। बोथ द हाउसेस मीट फॉर 3 times a year. सारे दोनों हाउस यानी अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा, राज्यसभा 3 बार मिलते हैं। ओके, बजट सेशन, अभी बजट सेशन आएगा फरवरी महीने में, देखिएगा। ओके, मॉनसून सेशन, ओके, और इसके बाद में विंटर सेशन आएगा। ओके, तो 3 बार मिलते हैं, बजट, मॉनसून एंड विंटर। और जब भी वो लोग मिलते हैं उसको सेशन बोला जाता है। द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये चीज याद रखिएगा, ओके, कि राज्यसभा के सबसे पहले चेयरमैन कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ओके, स्टेट ऑफ गुजरात हैज 11 सीट्स इन राज्यसभा। लास्ट वीडियो में भी बोला था, आज के वीडियो में भी बोलता हूं कि राज्यसभा में गुजरात की कितनी सीट्स रिजर्व है? 11 सीट्स रिजर्व है, राइट। तो गुजरात विधानसभा में से हम लोग 11 लोगों को राज्यसभा में भेज सकते हैं। स्टेट द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट की जो भी पावर्स है या फंक्शन है उसके बारे में भी कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। ओके, चलिए। द पार्लियामेंट डज द टास्क ऑफ फ्रेमिंग लॉज फॉर द नेशन। अब सबसे पहले पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर क्या करता है? देश के लिए लॉज बनाता है। तकरीबन 2 वीडियो में मैं 22 बार ये चीज बोल चुका हूं। आपकी टेक्स्ट बुक टीडीएस या मोनोटोनस तभी होती है जब एक की एक चीजें 10-10 बार बताई जाती है। ये आपकी टेक्स्ट बुक की ये दिक्कत है, हर चीज 10-10 बार बताई गई है। हम जान चुके हैं भाई कि पार्लियामेंट लेजिस्लेचर लॉ को फ्रेम करता है, कितनी बार बताओगे? और बहुत सारे क्वेश्चन तो टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसे दिए गए हैं कि उसका आंसर टेक्स्ट बुक में कहीं पे है ही नहीं। आपको खुद समझना है, खुद बनाना है। इसीलिए तो मैंने ये वीडियो बनाना है, ओके, कि ताकि आपको कोई दिक्कत आगे जाके ना आए। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, इट ऑल्सो डिस्कसेस मैटर्स रिलेटेड टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, डिफेंस एंड फॉरेन इश्यूज। या ये सभी चीजों पे वो लोग डिस्कस या बातें करते रहते हैं। द लोकसभा मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड ब्यूरोक्रेट्स। ओके, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं
यानी कि IAS, IPS, ये सारे ब्यूरोक्रेट्स उसे बोलते हैं, ओके, एग्जीक्यूटिव्स लोग हैं या कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सभी लोगों को मॉनिटर और कंट्रोल करने का काम लोकसभा करती है. लोकसभा has a direct control over the use of the public funds. It is the work of the elected members to see that the funds of the public are utilized properly. Okay, आप लोग जानते हो कि हर बार गवर्नमेंट कोई ना कोई फंडिंग देती है, राइट? तो उस फंडिंग का अच्छी तरह से यूज तो नहीं हो रहा है ना, कहीं पे करप्शन तो उसमें नहीं हो रहा है ना, ये पूरी चीजें देखने की जिम्मेवारी किसकी है? तो लोकसभा और उसके जितने भी मेंबर्स है उसकी है, और जितने भी पब्लिक फंड्स यूटिलाइज हो वो अच्छी तरह से यूटिलाइज हो, ये सारी चीजें भी लोकसभा देखती ही है. विदाउट द कंसेंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट नो न्यू टैक्सेस कैन बी लेविड और एनी इंप्रूवमेंट इन द एग्जिस्टिंग टैक्सेस कैन बी डन. ओके, अब जब तक हाउसेस की कंसेंट नहीं होगी, यानी कि दोनों हाउसेस की कंसेंट अगर नहीं होगी, तो कोई भी नया टैक्स इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, या तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो पुराने वाले टैक्सेस में उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ सकता. तो ये लोकसभा जो कोई भी है वो सबसे स्ट्रांग है, ऐसा हम बोल सकते हैं. ओके, इतना समझ लो कि भाई अभी स्वच्छता सेज लगना शुरू हुआ है. आप कोई भी बिल देखिए, GST के उपरांत क्या लगेगा? स्वच्छता सेज. ये मोदी जी ने डाला है स्वच्छता सेज, क्योंकि वो स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं, तो उन्होंने स्वच्छता सेज लगाया हुआ है, राइट? तो वो जो टैक्स था उसका भी बिल दोनों हाउसेज में पास हुआ होगा, राइट? मॉनेटरी बिल उसे बोलते हैं. लेकिन मॉनेटरी बिल कहा जाए या नहीं कहा जाए वो स्पीकर पर निर्धारित होता है. ओके, सारी चीजें आएंगी आज के वीडियो में, कोई बात नहीं. चलो आगे वाले पॉइंट में चलते हैं. द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स. क्या बात है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है? कस्टोडियंस ऑफ पार्लियामेंट. ओके, अब इसका एक एक्सप्लेनेशन भी आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाई द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट नोन एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स. तो उसका आंसर आगे की 2 लाइंस में ही है, लेकिन आपको तो ये पूरा क्वेश्चन मॉडल करना है. अगर इसको आपने क्रैम कर लिया, इसको आपने लर्न बाय हार्ट कर लिया, तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आप तो इसका जवाब आसानी से दे पाओगे. द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज द कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स because these houses manage the public funds and control the executives who implement the laws and bill passed in the parliament. तो जितने भी पब्लिक फंड्स है उनका कंट्रोल करने का काम हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट करती हैं. ओके, और जितने भी लॉज बनते हैं जो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करवाते हैं वो ठीक तरह से करवाते कि नहीं करवाते वो भी पार्लियामेंट देखता है. तो इस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज अ कस्टोडियंस ऑफ पब्लिक फंड्स. The parliament also has the power to remove president, vice president, chief justice of Supreme Court as well as the high court. चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के हो, प्रेसिडेंट हो या वाइस प्रेसिडेंट हो, सबको वो अपनी जगह से रिमूव कर सकती है. पार्लियामेंट में इतना पावर है. ओके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और ऑडिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल किसको भी वो अपनी पोस्ट से बर्खास्त कर सकती है. तो लोकसभा में के पास ये सारे के सारे राइट्स तो है ही है. The parliament, fine. The parliament can remove these people if it gets satisfied about the charges proven misbehavior or inefficiency or violation of the constitution. अगर कोई मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन करते हुए दिख जाए या ऐसा प्रूव हो जाए कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया या मिसबिहेवियर किया या इनइफेक्टिवली वो काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी पोस्ट से हटाने का काम पार्लियामेंट अगर चाहे तो कर सकती है. द प्रोसेस टू रिमूव दिस पीपल फ्रॉम दैट पोस्ट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट. ओके, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इम्पीचमेंट बोला जाता है. ओके, तकरीबन मैं जो नया वीडियो उसके बाद बनाऊंगा उसमें प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट आएगा. आईएमपी भी नहीं बोल सकता, मोस्ट आईएमपी वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा. ओके, वोट ऑफ सेंश्योर. ओके, वोट ऑफ सेंश्योर. वोट ऑफ सेंशर माने क्या? तो वोट ऑफ सेंशर माने क्रिटिसाइज, कंडेम जिसे बोलते हैं. तो वोट ऑफ सेंशर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट चला सकती है. तो वोट ऑफ सेंशर अगेंस्ट अ मिनिस्टर फॉर पर्सनल एंड डिपार्टमेंटल लैप्सेस लीडिंग टू द रेजिग्नेशन ऑफ द मिनिस्टर. अगर कोई भी मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर उनके डिपार्टमेंट में कोई लैप्सिस या मिसरीडिंग या ऐसा कुछ हो रहा है तो वोट ऑफ सेंशर चलेगा उस मिनिस्टर के खिलाफ और उनको रिजाइन देना पड़ेगा. ओके, तो वो जबरन रिजाइन भी ले सकते हैं वोट ऑफ सेंशर चला के.
ओके, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड फिक्सेस दैट सर्विस कंडीशन सैलरीज एंड अलाउंसेस। ओके, पार्लियामेंट इसके अलावा अगर देखा जाए तो जितने भी अपने जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनके अलॉटमेंट में भी देख रेख रख सकती है, उनके अलाउंसेस है, जो सैलरीज है, वो सारी चीज़ें जो कोई भी फॉर्म करता है वो और कोई नहीं अपनी लोकसभा या पार्लियामेंट हाउसेज ही करते हैं। ओके, तो दीज आर वी कैन स्पीक या दीज आर दी पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। 3 मार्क के लिए यानी 3 मार्कर के लिए आपको ये पूछा जा सकता है। ओके, अगर आप समझोगे तो दोनों पार्लियामेंट हाउस को चलाता कौन है, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, उसे चलाने वाला कोई चाहिए। ओके, कोई प्रिसाइडिंग वहां पे चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी उसे बोल सकते हैं। ओके, तो वो कौन है, वो है स्पीकर है। ओके, तो देखो भाई स्पीकर क्या काम करते हैं, राइट, आपकी टेक्स्ट बुक में अभी आप देख सकते हो, उसके बाद स्पीकर वाला ही पॉइंट आता है। ओके, तो उसमें से कौन सा आंसर बढ़िया वाला निकल सकता है, वही मैंने निकाल के यहां पे रखा हुआ है। हाउ इज द स्पीकर द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। ओके, अब 2 मार्क के लिए आपको पूछा जा सकता है कि ये जो स्पीकर है वो हाउस की डिग्निटी को किस तरह से मेंटेन करते हैं। ओके, आप ऐसा क्यों बोल सकते हैं कि स्पीकर इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस, किस तरह से आप बोल सकते हैं ये चीज, तो देखिए, द मेन फंक्शन ऑफ द स्पीकर इज टू सी द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा गेट्स ऑर्गेनाइज एंड इन अ प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। सबसे पहले तो लोकसभा की जो भी प्रीसीडिंग्स है या प्रोसीडिंग्स हैं वो ऑर्गेनाइज और प्रिस्क्राइब मैनर में हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी देखरेख कौन करेगा, तो उसकी देखरेख स्पीकर करेंगे। ही कमांड्स एंड प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग सेशंस ऑफ द लोकसभा एंड मेंटेन्स एंड कंट्रोल्स दैट फंक्शनिंग। अब लोकसभा की जो भी फंक्शनिंग है उसे मेंटेन करने का काम, सेशंस हो या मीटिंग्स हो, उस पर बिल्कुल वो बाज नगर रखने का काम स्पीकर करते हैं। इट इज ऑल्सो द स्पीकर हु सीज द मेंबर्स मेंटेन डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस। ओके, अब वहां कोई मेंबर अगर बिल्कुल मिसबिहेव कर रहा है तो एब्सोल्युटली आई कैन टेल यू वन थिंग कि वो मार्शल को बुलाएंगे, फिजिकल होने तक के वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। मार्शल आएगा और जो भी मेंबर्स होगा उसे उठा के बाहर लेके जाएगा, या अगर आप मिसबिहेव वहां पे करते हो तो। क्यों? क्योंकि आप उस हाउस की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाएंगे। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन इज फुल एंड फाइनल। ओके, ऑब्वियसली एक बार स्पीकर ने बोल दिया कि ये करना है तो ये करना ही है। ओके, एक बार ऐसा हो भी गया था अपने यहाँ। ओके, तो ऑब्वियसली मार्शल्स आए थे, उन्होंने फिजिकल होके जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको पकड़ पकड़ के बाहर ले गए थे। वो लोग नहीं फेंका था, ऐसा नहीं बोल सकते, ले गए थे भी, समझा बुझा के बाहर ले जाते हैं। ओके, राइट, चलिए, हैंस लुकिंग टू द ड्यूटीज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज गिवन टू द स्पीकर, it can be said that he is the protector of the dignity of the house। बस तो उनकी जो ड्यूटीज अगर आप देखोगे, वो जिस तरह के काम करते हैं वो अगर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ही इज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिग्निटी ऑफ द हाउस। वो हाउस की डिग्निटी को पूरा मेंटेन करते हैं बाय गेनिंग द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। अब स्पीकर के लिए भी कुछ रूल्स तो होंगे, सारे रूल्स स्पीकर के बॉस तो नहीं है वहां के। ओके, तो स्पीकर के लिए भी कुछ रूल्स हैं। ओके, तो ऑब्वियसली बाय गेनिंग द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट विद इन 14 डेज ऑफ नोटिस। अगर ज्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पीकर को रिमूव कर दो, तो 14 दिन के नोटिस पीरियड में उनको आप रिमूव कर सकते हो। लोकसभा टू स्पीक इन हिज ओन लैंग्वेज इन केस ही डज नॉट नो इंग्लिश और हिंदी। अगर कोई आदमी है जिसको इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज नहीं है तो वो अपनी भाषा में भी लोकसभा में बात कर सकता है, नो इश्यू विद दिस। इफ अ मेंबर रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 days कंटिन्यूअसली विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर, विदाउट इन्फॉर्मिंग द स्पीकर डिक्लेयर्स हिज सीट वैकेंट। अगर कोई मेंबर है जो 60 दिन तक लोकसभा में नहीं आया है और स्पीकर को कुछ इन्फॉर्म नहीं किया है तो लोकसभा में उनकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर किया जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत परेशानी है तो स्पीकर को बताना पड़ता है, राइट। राज्यसभा में ये सारी चीजें नहीं चलती, तो राज्यसभा की ये लिमिटेशंस है। ओके, क्योंकि किसी को अपॉइंट कर दिया तो कर दिया, उसे डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर 60 दिनों तक या सेशन में आप नहीं आए हो तो आप समझ लो भाई कि आपको आपकी सीट को वैकेंट डिक्लेयर कर सकते हैं अगर स्पीकर चाहे तो। अगर आपका कोई स्पेसिफिक रीजन है, अगर आपने स्पीकर को बताया है तो ये सारी चीजें नहीं होंगी। The speaker can give his deciding vote which is known as the casting vote। Okay, बहुत कम बार ऐसा होता है कि डिसाइडिंग वोट उनको देने का आता है, जिसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कास्टिंग वोट। तो उनको एक बार कई बार कास्टिंग वोट देने
देना भी पड़ता है, और उस टाइम पे वो बायस नहीं हो सकते, वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हैं। लेकिन जब वो आदमी स्पीकर की सीट पे बैठा है तो वो किसी को भी बिलोंग नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से उनको वर्तना पड़ेगा। ओके, श्री गणेश वासुदेव मालवंकर, क्या बात है बॉस, एमसीक्यू की बढ़िया वाली मैटर है। श्री गणेश वासुदेव मालवंकर एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर कौन थे? तो वो थे श्री गणेश वासुदेव मालवंकर जी, वो लोकसभा के सबसे पहले स्पीकर थे। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, एमसीक्यू के लिए बढ़िया वाली चीज है, तो आप किस तरह से भूल पाओगे ये सारी चीजें। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा 4 मार्कर के लिए ये क्वेश्चन आ रहा है, थोड़ा सा बोरिंग सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश जरूर करूंगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आपको देके, लेकिन फिर भी आपको अपनी हिम्मत बरकरार रखनी है, इसको पूरी तरह से लर्न कर लेना है, क्योंकि 4 मार्क्स ही आपको देख के जाने वाला है, और बढ़िया वाला क्वेश्चन भी है ये। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाउ डज अ बिल बिकम एन एक्ट, or explain in detail the process of how an ordinary bill becomes an act। एक ऑर्डिनरी बिल, ओके, ऑर्डिनरी बिल और मॉनेटरी बिल दो होते हैं, यानी मनी बिल जिसे बोलते हैं। यहां मनी बिल की बात नहीं चल रही है, ऑर्डिनरी बिल की बात चल रही है। तो ऑर्डिनरी बिल एक्ट कैसे बन जाएगा, वही देखने वाली बात है। ओके, देखिए यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा दोनों की जो प्रोसीजर है वो सेम है, तो शायद आपको बहुत सारी चीजें टीडीएस सी लगे, आपको लेंथी भी लगेगा ये क्वेश्चन, लेकिन 4 मार्कर के लिए तो डेफिनेटली पढ़ना तो पड़ेगा ही। प्रोसेस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, यानी कि नॉन फिनेंशियल जिसमें कोई मनी मैटर्स ना हो वो। ओके, बिकमिंग एन एक्ट, जैसे कि अभी वो किसान वाला जो बिल आया है वो नॉन फाइनेंशियल है, वो ऑर्डिनरी बिल में गिना जाएगा, राइट। अभी आगे जाओगे तो लेबर्स लोग मोदी जी लेके आ रहे हैं, लेबर्स बिल लेके आ रहे हैं, राइट। तो वो जो कोई भी है वो भी ऐसा ही बोल सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल है। ओके, अ ड्राफ्टेड प्रपोजल टू क्रिएट अ डिजायर लॉ इज कॉल्ड बिल। ओके, अ ड्राफ्टेड प्रपोजल यानी लिखा हुआ प्रपोजल अगर आप लोकसभा में रिप्रेजेंट करते हो तो उसे हम बोल सकते हैं बिल, ऑब्वियसली। द बिल goes through 3 readings and stages, if approved becomes an act। ओके, तो ऑब्वियसली अगर ऐसा बोल सकते हैं कि भाई अगर जो बिल है वो 3 रीडिंग्स में से पास हो जाता है तो वो आगे जाके क्या बन जाएगा भाई, एक्ट बन ही जा। तो किसी भी बिल को 3 रीडिंग में से पास होना ही पड़ेगा। नंबर 1, फर्स्ट रीडिंग। अब फर्स्ट रीडिंग किसको बोलेंगे देखेंगे। अब पार्लियामेंट मेंबर और अ मिनिस्टर इंट्रोड्यूसेस द बिल इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक जगह पे सबसे पहले उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मनी बिल में ऐसा नहीं होता है, मनी बिल के बारे में भी जानेंगे आज के वीडियो में ही, लेकिन सबसे पहले इसको खत्म करते हैं या ऑर्डिनरी बिल को खत्म करते हैं। ओके, सबसे पहली प्रोसीजर आती है इंट्रोड्यूसिंग द बिल। द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटिंग और इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट इज कॉल्ड द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। ओके, अब जैसे ही आपने उसको इंट्रोड्यूस किया किसी भी हाउस में, अपर या लोअर किसी भी हाउस में आपने उसको रिप्रेजेंट किया तो उससे बोलेंगे हम फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। द बिल contains objectives and reasons and of introducing such bill। सबसे पहले तो आपने इस बिल को क्यों इंट्रोड्यूस किया ये सारी चीजें उसमें ड्राफ्ट की हुई मिलेंगी आपको। फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डिनरी बिल in any house, recommendation of the presiding officer of that house is required। ओके, अब दोनों हाउस में प्रिसाइडिंग रहते हैं। ओके, प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहते हैं। ओके, सो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो कोई भी है वो आप क्यों इस बिल को ला रहे हैं उसका रिकमेंडेशन सबसे पहले करेंगे। अगर वो आपका रिकमेंडेशन करेंगे तभी आप बिल इंट्रोड्यूस कर पाओगे। ओके, रीडिंग द बिल, अब दूसरा सेशन आएगा रीडिंग द बिल। इंट्रोड्यूस तो हो गया, अब रीडिंग द बिल होगा। इन द फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल द जनरल पॉइंट्स ऑफ द बिल आर डिस्कस। सबसे पहले उसके जनरल पॉइंट जितने भी होते हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। इफ एनी पॉइंट इज अपोज्ड बाय प्रोवाइडिंग रीजन, वोटिंग में बी कैरिड आउट टू कम टू अ कंक्लूजन। ओके, अगर किसी भी पॉइंट को अगर अपोज किया गया है तो क्या होगा, अगर रीजन के साथ उसे अपोज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन का काम क्या होता है, अपोज करना होता है। अगर उसके बात में कोई तथ्य है, कोई अच्छा सा कोई वैलिड सा रीजन है, तो अब क्या होगा, वोटिंग होगा, वोटिंग कैरी आउट होगा और वोटिंग में जो भी कंक्लूजन निकल के आएगा उस चीज को एक्सेप्ट की जाएगी। ओके, अब आएगी सेकेंड रीडिंग की बारी। ओके, इन द सेकेंड रीडिंग
ईच पॉइंट ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द बिल इज डिस्कस इन डिटेल। ओके, सबसे पहले तो पहली रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ जो मेन ऑब्जेक्टिव या जनरल थिंग्स है उसको रीड किया जाता था। अब दूसरे में क्या होगा, तो ईच और एवरी पॉइंट, ओके, तकरीबन हर चीज को टटोला जाएगा, हर चीज को बड़ी बारीकी से देखा जाएगा। The bill is amended based on inputs obtained from the discussion with public groups, organization, opinion of the opposition, etc. Okay, अब शायद उसमें कुछ सुधार की जरूरत हो, okay, उसमें कोई संशोधन की जरूरत हो, ओके, तो होगा क्या, तो अमेंडमेंट्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए जो जितने भी रिलेटेड लोग हैं उनको बुलाना पड़ेगा, उनके साथ संशोधन करवाना पड़ेगा, अपोजिशन की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो कोई अच्छे सुझाव देते हैं तो अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। किसान बिल में क्या हुआ, तो किसान बिल में किसान का यही विरोध है, ओके, कि हमें तो नहीं बुलाया गया, अगर हमारे लिए बिल बनाया तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बुलाओ, दिखाओ, हम लोग जानेंगे समझेंगे, उसके बाद में आप एक्ट बनाओ। लेकिन मोदी जी तो बहुत जल्दबाजी में ये सारी चीजें कर दी हैं उन्होंने, ओके। अब कौन सही कौन गलत हो तो आगे जाके पता चलेगा, लेकिन दो तीन चीज ऐसी है जो गवर्नमेंट ने अभी के तौर पे तो मान ही ली है उनकी, तो इसका मतलब बिल में संशोधन की जरूरत थी। पहले ही फार्मर्स को अगर बुला लिया होता तो ये जो तकरीबन पिछले 50 दिनों से जो भी फार्मर्स का जो आंदोलन चल रहा है अभी 2021 में, ओके, तो ऑब्वियसली वो सारी चीजें नहीं होती, ओके, लेकिन कोई बात नहीं, ओके, थोड़ी जल्दबाजी में ये सारी चीजें हो जाती है कभी कभार। फाइनल वोटिंग इज कैरिड आउट टू डिसाइड इफ द अमेंडमेंट बिल शुड बी अलाउड टू मूव अहेड और नॉट, ओके। अब पूरे अमेंडमेंट के साथ फिर एक बार देखा जाएगा, वोटिंग की जाएगी कि बोलो अभी बिल को आगे ले जाया जाए कि नहीं ले जाया जाए, ओके। चलिए ये सारी चीजें फर्स्ट रीडिंग में होगी। अब सेकंड रीडिंग की बात करते हैं। सेकंड रीडिंग इन केस if the house is busy and overloaded with work, in such situation it may not be able to discuss the bill in detail। अब कभी कभार क्या होता है कि भाई संसद का सेशन चल रहा है, ओके, और शायद संसद या लोकसभा या राज्यसभा ओवरलोडेड है वर्क के साथ, ओके, और बिल को डिटेल में पढ़ा नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, अब कमिटी वालों का काम आएगा, राइट। सो सिंपल, ओके। द रोल ऑफ कमिटी, कई जगह यहाँ पे लिखते हैं द रोल ऑफ कमिटी, आप ऐसा भी लिख सकते हो द रोल ऑफ कमिटी। अब रोल ऑफ कमिटी हर बार नहीं आता, कई बहुत कम किस्सों में आता है, ओके, रोल ऑफ कमिटी। लेकिन अगर ज्यादा काम है दोनों हाउसेस के पास तो कमिटी फॉर्म करनी पड़ेगी। द हाउस देन हैंड्स ओवर द बिल टू अ कमिटी ऑफ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एंड मेंबर्स हैविंग स्पेशल नॉलेज हु एग्जामिन द बिल थरली, ओके। अब वो क्या करेगी, कमेटी को बिल दे देगी, ओके। उसमें सभी लोग एक्सपर्ट लोग ही रहेंगे, जिस बारे में बिल है उसी एरिया के उसी फील्ड के एक्सपर्ट लोग वहां पर रहेंगे, जो उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ओके। कंसिडरिंग पब्लिक ओपिनियन इन दैन सजेस्ट रिक्वायर्ड चेंजेस एंड ड्राफ्टर रिपोर्ट ऑन द बिल, ओके। और जिन जिन लोगों को वो बिल इफेक्ट करता है उन सारे लोगों के ओपिनियंस वो कमेटी लेगी, और उसमें जितने भी सुधार होंगे वो सुधार के साथ वो बिल वापस दे देगी। द कमिटी देन पासिस द बिल टू द पार्लियामेंट विच देन सेंड्स इट फॉर द थर्ड रीडिंग, ओके। और कमिटी अगर उसे सेंड कर देती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में अब थर्ड रीडिंग उसका होना ही होना है, ओके। रीडिंग इन द फर्स्ट हाउस, द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल इज ओनली अ फॉर्मेलिटी। अब ये तो एक फॉर्मेलिटी है क्योंकि आपने पब्लिक ओपिनियन ले लिया, कमिटी से पूछ लिया, अमेंडमेंट सारे कर लिए, अमेंडमेंट के बाद वोटिंग कर ली, तो ये थर्ड रीडिंग वैसे देखा जाए तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन उसको भी पूरी करनी होती है। Whether the changes in the bills are accepted or rejected are clearly examined with proper logic and reasoning. Again, a voting is conducted. During the voting, if majority of the members pass the bill, then the bill is declared to be passed. Okay? बस यहाँ पे अगेन वोटिंग हो जाएगा, ओके। सभी लोग एक बार और ड्राफ्ट को देख लेंगे, ओके। अगर कुछ रह गया तो ऐड ऑन कर देंगे उसमें, और उसके बाद वोटिंग के बाद उसे पास कर दिया जाएगा, ओके। द पास्ड बिल is signed by the chairman यानी कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस एंड इज सेंड टू द अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ओके। अगर राज्यसभा में पास हुआ है तो लोकसभा में भेजेंगे, लोकसभा में पास हुआ है तो राज्यसभा में भेजेंगे, ओके। अब देखो सेम प्रोसीजर राज्यसभा में या लोकसभा में रिपीट होगी, ओके। रीडिंग इन द सेकंड हाउस, अब सेकंड हाउस में रीडिंग होगी। यहाँ पे फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस बोला गया है क्योंकि बिल राज्यसभा में भी पहले आ सकता है, बाद में लोकसभा में आ सकता है। कभी कभार ऐसा भी होता है लोकसभा में पहले आएगा, बाद में राज्यसभा में जाएगा, तो यहाँ अपर लोअर नहीं बोल सकते, फर्स्ट और सेकंड बोलेंगे, तो तकरीबन प्रोसीजर सेम ही है, ओके। सो रीडिंग द सेकंड हाउस, ओके। इन द सेकंड हाउस
टू द बिल गोज थ्रू द सेम प्रोसेस एज डिस्कस, ऊपर वाली प्रोसेस को ही वो फॉलो करेगा. इफ द अदर हाउस ऑल्सो पास द बिल इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज अप्रूवल. ओके, अगर सेकंड हाउस भी अगर बिल को पास कर देता है तो वो प्रेसिडेंट की अप्रूवल के लिए जाएगा, क्योंकि जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट का अप्रूवल नहीं आएगा, तब तक वो एक्ट नहीं बन पाएगा. अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. अब लास्ट वाला जो किस्सा है, जो लास्ट वाला पोर्शन है, वो अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट है, तो उसके भी देख लेते हैं. व्हेन द प्रेसिडेंट रिसीव्स द बिल ही हैज द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस. उनके पास 3 ऑप्शन रहते हैं जब वो बिल को पढ़ते हैं. नंबर 1, साइंस द बिल एंड हेंस अप्रूव इट. उसे साइन कर दो, अप्रूव कर दो, क्योंकि दोनों हाउसेज ने उसको पास किया हुआ है. होल्ड द बिल एंड कीप इट विद हिम. उसे होल्ड भी कर सकते हैं. उनको ऐसा लगेगा कि भाई मुझे उसमें कुछ संशोधन करना है, मुझे उसमें कुछ ऐड करना है, तो मैं होल्ड करूंगा बिल को. नंबर 3, सेंड द बिल एंड सेंड इट बैक टू द पार्लियामेंट फॉर द रिकमेंडेशन. वंस द प्रेसिडेंट साइंस द बिल इट बिकम्स एक्ट. ओके, और कई बार ऐसा भी होता है कि प्रेसिडेंट को बिल देखते ही ऐसा हो जाए कि भाई इसको वापस पार्लियामेंट में भेजना है, राइट, तो वो वापस भेज सकते हैं. लेकिन जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेंगे तब तक बिल नहीं होगा. इसमें एक डिस्प्यूट हुआ था जब अब्दुल कलाम साहब हमारे प्रेसिडेंट थे, तब हाउस ऑफ प्रॉफिट का बिल था. ओके, और उस पर उन्होंने साइन नहीं किए थे और पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस के लिए उन्होंने वापस भेजे थे. ओके, बहुत 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 कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और बाद में उन्होंने रेजिग्नेशन तक देना पड़ा था प्रेसिडेंटशिप पर से. ओके, तो ये सारी चीज़ें अपने हिस्ट्री में हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये 4 मार्क के लिए इसे लर्न करना ही है. ओके, अब थोड़ा बहुत अपनी जानकारी के लिए, फॉर इंट्रोड्यूसिंग मनी बिल. अब ये तो ऑर्डिनरी बिल की बात थी, मनी बिल में ऐसा नहीं होता. इन द लोकसभा द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड. ओके, देखो ऑर्डिनरी बिल में तो जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसका रिकमेंडेशन चल जाएगा, चेयरमैन चल जाएगा, जो भी है उसका चेयरमैन है या प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसकी रिकमेंडेशन से ये हो जाएगा. लेकिन अगर आप मनी बिल ला रहे हो तो आपको प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन चाहिए लोकसभा में उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए. ओके, whereas for introducing money bill in विधान सभा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर. ओके, अगर अभी कोई मनी बिल आप ला रहे हो स्टेट असेंबलीज में यानी कि विधानसभा में ला रहे हो तो रेकमेंड कौन करेगा इसको? उसको रेकमेंड गवर्नर करेंगे. ये चीज याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकती है. मनी बिल को रेकमेंड लोकसभा में कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. ओके, और ऑब्वियसली स्टेट असेंबलीज में उनको कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रेकमेंड करेंगे अपने गवर्नर. चलिए एक और शॉर्ट नोट देख लेते हैं. अभी देखो वीडियो भले ही लेंदी हो जाए, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी दिक्कत वाला चैप्टर है. बहुत सारे बच्चों को उसके क्वेश्चन आंसर याद नहीं रहते. यहाँ मैं इजी तरीके से मैं कुछ समझाना चाहता हूँ. इतने डिटेल में अगर आपको कुछ समझना है, अच्छी तरह से अगर समझना है तो वीडियो थोड़ा लेंदी तो बनेगा ही बनेगा. ओके, आपको क्या है, सिर्फ पेशेंस के साथ सुनते रहना है और कुछ तो करना नहीं है. ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग मनी बिल. अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो 30 क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के पीछे छोटे बड़े सभी टाइप के दिए हुए हैं, तो मुझे 30 के 30 एक्सप्लेन तो करने पड़ेंगे ना. ओके, तो चलिए, और एमसीक्यू की जो मैटर आती है सबसे ज़्यादा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आपकी टेक्स्ट बुक का सबसे डिफिकल्ट लेसन है ये, तो थोड़ा दिक्कत तो होगा. ओके, चलिए अब मनी बिल के बारे में भी आप थोड़ा समझ लीजिए. आपने समझा ऑर्डिनरी बिल के बारे में, अब ये मनी बिल किस तरह से उसे उसका क्या प्रोविजन है वो भी देख लेते हैं. व्हाट इज मनी बिल? डिस्क्राइब द प्रोसीजर द मनी बिल हैज टू पास थ्रू. ओके, ये भी 4 मार्क के लिए आ सकता है. तो चलिए शुरू करते हैं. मनी बिल, अ बिल दैट कंटेन्स फिनेंशियल मैटर सच एज लाइंग और लिफ्टिंग टैक्सेस, बजट एक्सेट्रा इज कॉल्ड मनी बिल. ओके, अब बजट के लिए भी जो भी आएगा उसे भी मनी बिल बोलेंगे. फिनेंशियल मैटर जिसमें इंक्लूड है या टैक्सेस डालने के लिए, टैक्सेस उठाने के लिए, अगर कोई भी चीज़ जो which is related to money, which is related to monetaries, तो obviously उसे मनी बिल माना जाएगा. मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा. वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आता है, राज्यसभा में उसे इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, इट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा हु डिसाइड्स इफ द बिल इंट्रोड्यूस इन अ मनी बिल और नॉट. ओके, और लोकसभा के जो स्पीकर रहते हैं वही डिसाइड करेंगे कि ऑब्वियसली उसको मनी बिल में गिना जाए या नहीं गिना जाए. द बजट ऑफ द सेंटर is presented around 28th of February in the Lok Sabha by the finance minister. अब अभी देखो फरवरी महीने में 28th of February को अपना बजट सेशन रहता है, ये शुरू होता है, वो फिनेंस मिनिस्टर आते हैं और अपना बजट बताते हैं. ओके, राइट, तो उसी टाइम पे ये मनी बिल का डिस्कशन होगा. ओके, द मनी बिल पासिस थ्रू द फॉलोइंग प्रोसीजर. उसकी एक प्रोसीजर रहती है, वो देख लेते हैं सबसे पहले. अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन इज कैरिड आउट ऑन द मनी बिल प्रेजेंटेड इन द लोकसभा. सबसे पहले एक प्राइमरी जो डिस्कशन रहता है इन जनरल वो सबसे पहले होगा. द एक्सपेंसेस मेंशन इन द बजट आर डिस्कस अपॉन.
द फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंट्स ऑल द न्यूमेरिक डिटेल्स ऑफ द बजट इन दैट पार्लियामेंट। ओके, अब बजट में जो अपने फिनांस मिनिस्टर होते हैं वो सारे कितने खर्चे हैं देश के, कितनी इनकम है देश की, वो सारे चीज़ किस में ज़्यादा खर्च हो रहा है, किस में कम खर्च हो रहा है, क्यों किस में ज़्यादा खर्च हो रहा है, क्यों इसमें कम खर्च हो रहा है, राइट। ये सारी की सारी चीज़ें फिनांस मिनिस्टर वहाँ खड़े होके पूरे हाउस को एड्रेस करते हैं। तकरीबन 10-12 घंटे तक वो बोलते रहते हैं, लोग सुनते रहते हैं, उनको खड़ा रह के ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो फिनांस मिनिस्टर की हालत खराब हो जाती है 28 फरवरी को। ओके, मिनिस्टर ऑफ द फील्ड्स such as agriculture, science, defense, trade and commerce, human resource, etc., put forward the need of the finance in their fields in front of the Lok Sabha. Voting is carried out to get permission of funds demanded by each minister. Okay, अब जो भी साइंस, एग्रीकल्चर, डिफेंस, ट्रेड, कॉमर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज के जो मिनिस्टर रहते हैं वो खड़े होंगे, वो बताएंगे कि भाई आप अपने बजट से हमें इतना पैसा दीजिए, हमें इतने रुपयों की आवश्यकता है। ओके, चलिए, अब उन्होंने तो डिमांड कर दी कि मुझे मेरे फील्ड में, अब समझ लो साइंस है तो साइंस के जो भी मिनिस्टर रहेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी मिनिस्टर हैं वो बोलेंगे मुझे टेक्नोलॉजी एनहेंसमेंट के लिए या साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट्स के लिए या कुछ इनोवेटिव काम के लिए मुझे इतना बजट चाहिए, तो वो बोलेंगे दे देंगे, ऐसा नहीं होता, वोटिंग होती है। ओके, अगर उनकी बात में दम लगेगा, अगर उनके काम अच्छा लगेगा, तब जाके वोटिंग में उनका बिल पास होगा। ओके, और तब जाके उनको उतना फंडिंग मिल पाएगा। लेकिन सबको खड़ा होके अपने फंडिंग के बारे में अपनी राय फिनांस मिनिस्टर को बताने की छूट है। फिनांस मिनिस्टर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, डिपेंड्स ऑन दी बजट, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड टैक्सेस आर सेपरेटली प्रेजेंटेड इन द बजट एंड बोथ आर टू बी अप्रूव्ड सेपरेटली। ओके, अब टैक्स की इनकम कितनी हुई है, ओके, राइट, और सोर्सेज ऑफ टैक्स और इनकम, ओके, ये और उसके जो खर्च जो भी किया गया है वो दोनों सेपरेटली वन बाय वन प्रेजेंट किए जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। वंस द बिल गेट्स अप्रूव्ड इट नीड्स टू फॉलो द गिवन प्रोसीजर। एक बार चलो बिल अप्रूव भी हो गया, यानी बजट सेशन निकल भी गया, तो नीचे की जो प्रोसीजर है वो चलती रहती है। The money bill approved in the Lok Sabha is first sent to the Rajya Sabha for recommendation. Okay, उसे सबसे पहले मनी बिल को भेजा जाता है राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ recommendations के लिए। आप समझो, ओके, recommendations, राज्यसभा इसमें एंटर नहीं कर सकता मनी बिल में, सिर्फ अपने recommendations दे सकता है। ओके, कोई अगर एडवाइस है तो दे सकता है, ज्यादा कुछ नहीं। द राज्यसभा नीड्स टू रिव्यू इट and send it to the Lok Sabha within the necessary recommendation within 14 days. If Rajya Sabha does not send the money bill to Lok Sabha within 14 days, the bill considered to have been passed by the Rajya Sabha. सिर्फ 14 days में, यानी कि 14 दिनों में बिल को राज्यसभा को पास करके लोकसभा में भेजना पड़ता है। रिकमेंडेशन तो 14 दिन में आप रिकमेंडेशन बता दिए, बाद में आप भेज दीजिए लोकसभा। अगर 14 दिन में आप रिकमेंडेशन के साथ बिल को नहीं भेजते तो ऐसा मान लिया जाता है कि राज्यसभा में बिल क्लियरली पास हो गया। लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफ ऑल दी रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। लोकसभा को वो रिकमेंडेशन अगर मानने हो तो ही मानेंगे, नहीं मानने तो नहीं मानेंगे। राज्यसभा उनको कंपेल नहीं कर सकता इन सारी चीजों के लिए। इफ द लोकसभा एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा then the bill is considered to have been passed by both the houses of the parliament. चलिए, लोकसभा अगर पूरे रिकमेंडेशंस राज्यसभा के मान लेते हैं तो ऐसा मान लो कि चलो भाई दोनों गृहों ने बिल को अच्छी तरह से पास कर दिया। However, if the Lok Sabha rejects the recommendation of the Rajya Sabha and the bill is again passed in the Lok Sabha, then the money bill is considered to have passed by both the houses of the parliament. कई बार ऐसा भी होता है कि रिकमेंडेशंस लोकसभा ना माने तो उस बार फिर से वोटिंग करवाना पड़ता है लोकसभा में, और फिर से वोटिंग में अगर वो बिल पास हो जाए तो इतना समझ लो कि दोनों गृहों ने उसे पास किया है, ऐसा माना जाएगा। हैंस इन द मैटर ऑफ द मनी बिल द राज्यसभा हैज लिमिटेड पावर्स। मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल में बहुत सारे पावर्स है राज्यसभा के पास, लेकिन मनी बिल में ओके उसके पास कोई पावर्स नहीं है, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं, और है तो लिमिटेड पावर्स है, सिर्फ रिकमेंडेशंस के पावर है और कुछ नहीं। आफ्टर द मनी बिल इज पास्ड बाय द बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट। ओके, और लास्ट में तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट की साइन रहती है। प्रेसिडेंट जब तक साइन नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। द प्रेसिडेंट हैज टू साइन द मनी बिल
इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ट्रू फॉल्स में पूछा जा सकता है, अगर बजट अगर सत्र में पास नहीं होता है, अगर जो भी बजट आपने दिखाया है प्रेसिडेंट साइन ना करे या कोई भी रूल्स है वोटिंग के जरिए अगर पास नहीं करता है तो गवर्नमेंट को ऑब्वियसली रिजाइन करना पड़ता है। ओके, तो बजट का पास होना अति कंपलसरी है, अति आवश्यक है किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो बजट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ट्रू फॉल्स में आ सकता है कि इफ द बजट इज नॉट पास्ड इन द हाउस देन द गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। ट्रू, अब फॉल्स लिखे मत आइएगा, ट्रू है। ओके राइट, ये सेंटेंस ट्रू है। ओके चलिए थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, सबसे लास्ट वाले ये दो क्वेश्चन बाकी हैं तो दोनों देख लेते हैं भाई आज के वीडियो में। ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा ऑफ द स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स द डिजायर एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, वो क्या करती है? तो विधानसभा डिजायर्स और एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। ओके राइट, वो एस्पिरेशंस है, डिजायर है विधानसभा लोगों की। क्यों? उसी का जवाब यहां पे है। The area of the state is divided into territorial constituencies. Okay, अब जो भी एरिया है वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड होता है। ओके, किसी भी लीडर की या किसी भी मिनिस्टर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहां पे उनको उस दायरे में उनको रहना है, उस जगह पे उनको काम करना है। ओके, द पीपल यानी कि वोटर्स लिविंग इन द एरिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो भी उस एरिया में लोग रहते हैं वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, जो भी पार्टी के हो, जिन पर उनका विश्वास हो, उनको वो इलेक्ट करेंगे। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट द प्रेफरेंस ऑफ द पीपल फॉर द पॉलिटिकल पार्टी विच इन टर्न रिफ्लेक्ट द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। अब वो लोग क्या करेंगे? तो वो जिस एरिया को बिलोंग करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन से वो आए हैं, वो इलेक्टेड मेंबर्स गृह में जाएंगे, हाउस में जाएंगे और वहाँ उस एरिया के जितने भी दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम या कोई भी सफरिंग है तो वो वहाँ पे जाके उसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। तो ये लोगों का एस्पिरेशंस वहाँ पे दिखाते हैं, ऐसा हम जरूर से बोल सकते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रेज द इश्यूज, वेंटिलेट ग्रीवियंसेस एंड मेक द गवर्नमेंट टू लुक इनटू दोज इश्यूज। ओके, और बड़े स्ट्रांगली वो अपने पॉइंट वहां पर रखते हैं, लोगों की बात वहां पर रखते हैं, लोगों का मिजाज वो वहां पे रखते हैं और लोगों के काम के लिए वो स्ट्रांग एफर्ट्स वहां पे लगाते हैं। Thus, the legislative assembly of the state represent the desires and aspiration of the people. तो इस तरह से हम जरूर से बोल सकते हैं कि जो स्टेट द लेजिस्लेटिव असेंबली जितनी भी है वो क्या करती है? तो वो रिप्रेजेंट करती हैं डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन भी आज के वीडियो में ले ही लेते हैं, एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर्स ऑफ द विधानसभा। अब विधानसभा के पास कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स भी रहते हैं, तो वो एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या है वो भी सबसे पहले देख लेते हैं। ओके चलिए, द विधानसभा एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द स्टेट एग्जीक्यूटिव बाय एक्सरसाइजिंग द फॉलोइंग पावर्स। अब उसके पास नीचे वाले पावर्स रहते हैं और वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव को इसके जरिए कंट्रोल में रहता है। एग्जीक्यूटिव यानी सीएम ले लो या कैबिनेट मिनिस्टर ले लो या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या चेयरमैन ले लो, वो सभी लोग इसमें आते हैं। द मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चंस एंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस टू एलिसिट, एलिसिट माने ब्रिंग आउट, ओके, इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंट्स। किसी भी मिनिस्टर के पास किसी उसके डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन या सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी वो लोग कर सकते हैं। राइट, कोई भी क्वेश्चन करके कोई भी इंफॉर्मेशन वो बाहर निकाल सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव पावर्स है विधानसभा के पास। आप ठीक तरह से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, राइट, वो देखने का काम विधानसभा का है। उसके बारे में आपको क्वेश्चंस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस कुछ भी करना पड़े वो करेंगे, ओके, बिना किसी दिक्कत के। दे कैन ब्रिंग आउट द डिस्कशन ऑन द इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैटर्स बाय प्रेजेंटिंग द एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन चलता है, अगर कोई अर्जेंट नीड आपदा पड़ती है तो उस टाइम पे एडजॉर्नमेंट मोशन आता है और उस टाइम डिस्कस करना पड़ता है। राइट, जैसे देखिए कि जब कोरोना आया था तब कोई भी सेशन नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी विधानसभाओं या लोकसभाओं में अर्जेंट सेशन यानी एडजॉर्न मोशन चलाना पड़ा था, क्योंकि ये जो कोई भी बीमारी थी या जो कोई भी पैंडेमिक था कोरोना, ऑब्वियसली उसके बारे में बहुत सारे डिसीजंस लेने थे और डिसीजन सबके साथ मिलके लिए जाते हैं, ये आप अच्छे से समझते हो। दे कैन पास अ वोट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट अ इनकॉम्पिटेंट करप्ट मिनिस्टर एंड फॉर द लैप्सेस ऑफ हिज डिपार्टमेंट। जिस तरह से लोकसभा चला सकता है वोट ऑफ सेंसर, इसी तरह से विधानसभा भी चला सकता है वोट ऑफ सेंसर। जो उनका कोई इनएफिशिएंट या किसी मेंबर या किसी
व्यक्ति ने वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो उनके खिलाफ, उस मिनिस्टर के खिलाफ ये वोट ऑफ सेंसर चल सकता है. ओके, दे कैन फोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. ओके, और वो नो कॉन्फिडेंस का वोट भी ला सकते हैं. दे कैन फोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, या इवन दे कैन फोर्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. तो यह सारी चीज़ें विधानसभा के एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है. बस आज के वीडियो में इतने तक ही रखते हैं. बहुत जल्द इसके नए वीडियो के साथ मैं आपको साथ मिलूंगा. तब तक के लिए बाय.